नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। मोक्षार्थियों, जिनकी बौद्धिक क्षमता इतनी नहीं है कि वे मूल ग्रंथों में अवगाहन कर सके, समय सारादि द्रव्यानुयोग के ग्रंथ, मूलाचार, रत्नकरण शावकाचार आदि चरणानुयोग के ग्रंथ, षटखंडागम जैसे गंभीर कर्णानुयोग के ग्रंथ, आदि पुराण आदि जैसे जिन्हें सामर्थ्य नहीं है सीधा उसमें डुबकियां लगाने की, वे पहले कुछ टर्म्स को समझ लें। जैन दर्शन में प्रचलित कुछ सिद्धांतों को संक्षेप में समझ ले, जिससे उनका रास्ता आसान हो जाएगा और इस विधि से फिर वे चाहे जिस ग्रंथ को पढ़ सकेंगे। इस उद्देश्य से गोपाल दास जी ने आज से करीबन 150 वर्ष पूर्व, 125 वर्ष पूर्व जैन सिद्धांत, श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका की रचना की थी, जो अपने आप में बस अद्भुत है, अद्भुत है। बट उसमें लगभग 700 प्रश्न है। अभी इतना पेशेंस हर एक को हुआ नहीं करता कि सब पढ़ ले, अथवा आध्यात्मिक जो हमारे बहुत मतलब का है, जो समझना बहुत जरूरी है, विकल्प आता है किसी किसी को, क्या इसका एक्सट्रैक्ट हो सकता है। इसलिए लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका संकलन के रूप में अपने सामने मौजूद थी। आज उसका समापन हो जाएगा, बट दिस इज नॉट द एंड। आपने फिल्म्स में देखा होगा, दिस इज जस्ट द स्टार्ट। इस विधि से यदि सैंपल अच्छा लगता है तो आदमी वहां पर संतुष्ट नहीं होता, फिर मूल ग्रंथों को पढ़ने का एक धाड़स, साहस हो जाता है। हमने जगह जगह काफी ग्रंथ बीच में रिफर किए हैं, स्पेशली समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय संग्रह, आपको ख्याल में होगा। ये बीच बीच में रिफर करते रहे हम, कभी रत्नकरण शावकाचार आदि। तो इन मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो कई दफे, इनको आज भी करना ही है। इन्हें रिफर करने का तात्पर्य केवल इतना ही था कि जिससे आपको ख्याल में आए कि मूल ग्रंथों को पढ़ना कोई बहुत कठिन टास्क नहीं हुआ करता, बस थोड़े से टर्म्स को समझना जरूरी होता है, वो आज हम पूरा करेंगे। अंतिम प्रश्न 165वें प्रश्न में ओम, स्वस्तिक, मंगल की जो चर्चा है, उसके लिए मैंने ये सोचा एक हाथ पीरियड में इसे क्या लूँगा तो बेटर होगा, संस्कार कक्षा के रूप में चले। इसलिए स्वस्तिक और ओम के लिए हमने 3 घंटा वहाँ पर यत्न किया समझाने का। संक्षेप में ही चर्चा की है, और भी गुंजाइश बन सकती है। कल अच्छा रिमाइंड किया आपने, क्लास के बाद मुझे 4 गति का मुझे बोलना चाहिए था। अभी कभी कभी हो जाता है ऐसा, सब ज्ञान में रहता है सब पॉइंट्स देने के, बट समथिंग कहीं ना कहीं कुछ मिस आउट हो जाता है। बट कहीं महत्वपूर्ण बात रहती है तो कोई भी मुझे रिमाइंड कर सकता है। अभी जैसे ऐसे विषयों में कुछ रह जाता है तो दूसरे दिन लिया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट संस्कार कक्षा में 1 एंड ओनली 1 क्लास रहती है, तो उसमें कोई मिसिंग पॉइंट हो तो कोई भी उसे नॉलेज में ला सकता है, तो वो बहुत अच्छे से फिर वो निरूपण हो जाता है। एनीवे, तो 165वें प्रश्न में उसकी बात है तो कंप्लीट भी किया। अभी रहे 163 और 164वां प्रश्न। सो 164वां प्रश्न इतना सरल है जिसका कोई बहुत बड़े चर्चा का विषय नहीं बनेगा, और कभी आवश्यक होगा। हमने वैसे 2-3 बार सामान्य चर्चा कर चुके हैं,
कभी आवश्यक होगा 1 आध घंटा इस पर संस्कार कक्षा ली जाएगी। नवदेव किसे कहते हैं, जिसमें 5 परमेष्टियों को देव कहा गया है। मूल में क्या है ना बच्चों, अभी इसमें घंटा निकल सकता है। मूल में जो देव शब्द है ना, देव दिव्यंती इति देवः। अब दिव्यंती ये क्रीड़ा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जहां पर मन रमे, ऐसे स्थानों को, जो जीव अपने में रमते हैं ऐसे जीवों को, उन सबको देव कहते हैं। अभी 5 परमेष्टि इसलिए देव है क्योंकि वे रमते हैं अपने आत्म स्वरूप में निरंतर। तो दिव्यंती इति देवः। जिस स्थान पर रमण करने की एक कला मिलती है, ऐसे वे जिनालय, जिनके सामने, जिनके सन्निधि में ये होता है, वे जिन प्रतिमा है, जिन बिंब है, जिनको सुनने से रमने की कला जागृत होती है, जो समय सार का 4था कलश है। जिन वचसी रमनते, जो जिन वचन में रमण करता है उसके मोह खत्म होता है। ऐसी जिनवानी भी नवदेव में गिनाई गई है। और जिन धर्म जो हमारे में रत्नत्रय की परिणति प्रकट होती है, वो जिन धर्म को भी देव बताया गया है, परमार्थ से वही देव है। तो इस 164वें प्रश्न में कोई खास बात नहीं है। आज 163वां और अंतिम प्रश्न पर हम थोड़ी सी बात करेंगे बच्चों। मैंने एक चाल छोड़ी थी 4 दिन पहले, आपको याद आ रहा होगा। मैंने कहा था मैं 4 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। कितने जन को याद आ रहा है? ये घबराने की जरूरत नहीं है, मैं 4 बिंदु शायद ही पूछूंगा। वैसे कितने जन बता सकेंगे वे 4 बिंदु कौन कौन से हैं? मुश्किल इसीलिए होगा क्योंकि मैंने बहुत सरसरी नजर से कहा था उसको। 4 बिंदुओं पर आज थोड़ी सी चर्चा करूंगा। पहले तो योग को हम समझते, व्हाट इज दिस योग? योग किसे कहते? 163वां प्रश्न है। योग कहते, देखो लोक में मैंने हमेशा आपको ये सलाह शिक्षा दी है, कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो लौकिक अर्थ विचार करना चाहिए। भाषा पर तो आपको थोड़ा बहुत प्रभुत्व चाहिए, तभी तो मजा आएगा। ये स्कूल आदि पढ़ने का इसीलिए तो लाभ है, भाषाओं में थोड़ा सा पारंगतपना आ जाए तो आप लिटरेचर पढ़ सकेंगे। लॉजिकल अप्रोच साइंस पढ़ के आ जाए तो यहाँ की तर्कयुक्ति समझ सकेंगे। वो एक बैकग्राउंड तैयार करता है लौकिक एजुकेशन। योग किसे कहते हैं? हम कहते हैं अभी योग नहीं बना है। वहां पर योग का अर्थ क्या है? जुड़ान नहीं बना है। अपन कहते देखो कैसा योगा योग है। योगा योग है मतलब 2 थिंग्स कमिंग टुगेदर, उसी को तो योगा योग कहते हैं। और योग बना ही युज धातु से, और युज धातु कहते ही जुड़ने के अर्थ में, टू गेट कनेक्टेड, दैट इज। इसीलिए जो अध्यात्मी जनों को योगी जन कहा जाता है, क्योंकि वे आत्मा से निरंतर जुड़े रहते हैं। योग बना है युज धातु से, सिंपल। अब जो ये विशिष्ट बात है, ये अभी जो बाहर से जुड़ा है, अभी जुड़ने को ही जब योग कह रहे तो ऐसा भी एक अर्थ होता है। योगी का अर्थ हर जगह धर्म होना ऐसा नहीं। विशिष्ट स्थानों पर योग का अर्थ विकृति के अर्थ में भी दिया गया है। और विकृति कहते ही उसे है जब जीव पर से जुड़ जाता है। तो 5 कारण आश्रम के कहे जा रहे मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो योग विकृति है, जीव की विकृति। तो डेफिनेटली जीव कहीं ना कहीं बाहर जुड़ा है, तभी तो उसे विकृति कहा जा रहा है। और जो लोक में योग, अध्यात्म योगी जो योग है वो आत्मा से जुड़ने की बात करते हैं। योग साधना की बात करते हैं, वो आत्मा से जुड़ने की। तो यह बाहर से जुड़ा है मतलब किससे जुड़ा है? मैं थोड़ा पहले ही आपको बता दूं, इसका वर्णन मैं बहुत नहीं कर पाऊंगा, न किसी ग्रंथ में भी मिलेगा, न स्पष्टीकरण से आपकी वैसे प्यास बुझेगी। इसीलिए थोड़ा सा एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। आस्क हाउ एवरीवेयर, बट डू नॉट आस्क व्हाई एवरीवेयर। आस्क हाउ एवरीवेयर,
आस्क व्हाई समवेयर, नॉट एवरीवेयर। कुछ कुछ बातें केवल ज्ञान गोचर ही हुआ करते, हमारी बुद्धि झेलती नहीं है। उसमें से छोटा प्रकरण आज चलेगा। अब वो मैं ये भी हाईलाइट नहीं करके दिखाऊंगा कि ये मुद्दा है, ये जो क्लिष्टता इसमें है। अब बस ये समझ लीजिए, जीव को मन वचन काय के निमित्त से, मन वचन काय के निमित्त से जीव में होने वाले परिस्पंदन को, कंपन को, वाइब्रेशन को, ऑसिलेशन को योग कहते हैं। तो होता क्या है एक्चुअली इसमें? होता यह है बच्चों, आत्मा है ना असंख्यात प्रदेशी है। देह प्रमाण कही है संसार अवस्था में, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी आत्मा कही है। हर एक की आत्मा, किसी की भी आत्मा हो, वो रहती कितने भी स्थान में हो, बट उसका एक्चुअली वॉल्यूम इतना है। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, संकोच विस्तार तो उसमें होता ही रहता है। अब होता क्या है, ये आत्म प्रदेश है ना, वो निरंतर यू देखो ऐसे 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 निरंतर ऐसे, जैसे सॉर्ट ऑफ पंपिंग, निरंतर ऐसे वाइब्रेट करते रहते आत्म प्रदेश निरंतर। ऐसा किन्हीं विद्वानों का कहना है, क्योंकि ग्रंथों में केवल कंपन वर्ड आए, कंपन, चंचलता वर्ड आए, चंचलता। जैसे फोन है ना, जैसे वाइब्रेटिंग मोड पर हो तो रिंग टोन तो नहीं आती, उसकी रिंग तो नहीं आती, बस थोड़ा थर्राता और शांत रह जाता है। तो ऐसा कहा जाता है, कोई विद्वान ये कहते कि आत्मा में निरंतर ऐसा वाइब्रेशन चलता रहता है। कोई कोई ऐसे कहते ऐसा नहीं है, वो निरंतर प्रत्येक समय में आत्म प्रदेश घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते हैं। सिमिलरली द वे अ मिनट हैंड और सेकंड हैंड इन अ क्लॉक गोज ऑन क्लॉकिंग। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? शाबाश शाबाश। जैसे मिनट का काटा है, सेकंड का काटा है, वो निरंतर जैसे स्ट्राइक करता रहता है, आगे आगे बढ़ता रहता है, तो उसी प्रकार आत्मा के प्रदेश तेज रफ्तार से घूमते रहते घूमते रहते। मतलब जो आत्म प्रदेश यहाँ पर है, अभी मैं शायद एक आध साल के बाद थोड़ी बहुत चर्चा कर पाऊंगा खुलकर। आज ना इतना समय है, क्योंकि लास्ट आवर आई एम गिविंग टू दिस सेशन नाउ, और ना इतना जरूरी भी है। अभी जो आत्म प्रदेश अभी यहाँ पर है, वह 1 मिनट के बाद हमारी एडी के पास होंगे। 1 मिनट तो बहुत बोल दिया मैंने, 1 सेकंड में भी असंख्यात समय हुआ करते हैं। समय स्मॉलेस्ट पार्ट है टाइम फैक्टर का, स्मॉलेस्ट पैरामीटर है वो, स्मॉलेस्ट यूनिट है वो समय। तो ये एक समय में अभी यहाँ पर है, तो अगले समय में वो वहां पर, ऐसे जो अभी यहाँ पर रहे वो आत्म प्रदेश वहीं पर हमेशा नहीं रहते, निरंतर निरंतर ये, अब उसको रोटेशन को, रिवॉल्यूशन, आप भगवान जाने आपको जो कहना हो, ये निरंतर आत्म प्रदेश घूमते रहते हैं। अभी बीच के जो 8 मध्य प्रदेश होते हैं, कितने? नाभि है ना, अपनी नाभि, वो अपना एक सेंटर पार्ट है बॉडी का। जैसे इस लोक का सेंट्रल पार्ट है सुमेरु पर्वत की नाभि। नाभि मतलब जहां पर वो इरेक्टेड है सुमेरु पर्वत, तो वो जो सेंटर है असंख्यात द्वीपों का और असंख्यात समुद्र का, उस सेंटर और ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, इस प्रकार 3 लोक का जिस प्रकार ये सेंटर है उसी प्रकार, और लोक को हमने इसी की उपमा दी थी, लोक पुरुष संठान, पुरुष के आकार का। तो हमारी नाभि भी एक सेंट्रल पार्ट में है। क्या कहते हैं? नेवल, इंग्लिश में नाभि को नेवल, नेवल, NAVAL, फिर भी कंफर्म, गेट इट कंफर्म। तो ये जब नाभि के पास ना आसपास 8 प्रदेश ऐसे है, 8 प्रदेश ऐसे है, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशों में से, जो घूमते नहीं है बिल्कुल। 8 प्रदेश घूमते नहीं है, मतलब
मतलब जैसे ये प्रदेश नीचे चले जाते, नीचे के ऊपर आ जाते हैं, वैसे ये 8 प्रदेश कहीं जाते वाते नहीं है, इस न्याय से घूमते नहीं है, बट अपने अपने स्थान में रहकर घूमते रहते हैं, इस न्याय से घूमते भी रहते हुए। लाइक ध्रुव तारा, लाइक जाता चक्की होती है, उसकी कील घूमती है कि नहीं घूमती है कील? अरे घूमे नहीं तो फिर जाता कहां से चलेगा? और ऐसा नहीं घूमता है कि जैसे डंडा रहता है, किसी ने पिसा है कभी आज तक उस पर? सबने पिसा है, बहुत अच्छा। चक्की पिसिंग एंड नॉट पिसिंग, ठीक। सब दौर से गुजरना चाहिए आदमी को। टू बी अ कंप्लीट मैन इट्स वेरी नेसेसरी। मैंने खूब किया ये। हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी पहले, बहुत ही गरीबी थी। तब हमारी माता जी ने अहरनिश मेहनत करके खूब ये सब चक्कियाँ चलाई, खूब हाथ चक्कियाँ चलती थी तब तो। अभी मिक्सी चालू हुआ, अभी फटाफट सब। तो ये सब किए तो मैं बहुत तो नहीं, लेकिन कई बार मैं हेल्प के रूप में कर लेता था। मैं बिफोर 10th की बात कर रहा हूँ। फिर स्थितियाँ थोड़ी ठीक होने लग गई और प्रमाद चालू हो गया। आज भी गांव में ये सब चलता है। आज भी आपके यहाँ चलता है ऐसा? कहीं चक्की चलती है घर पर? अरे वाह, चक्की चलती है। तो चक्की देखने यहाँ पर इस म्यूजियम में है शायद एक छोटी। अभी भी मैं खडेरी गया था, तो वहां पर शुद्ध सात्विक पद्धति के अभी भी, मतलब गाँव में अभी भी वो सात्विकता बरकरार रहती है। कोयले की सिगड़ी पर भोजन बनाना, हाथ चक्की से पिसना, अभी भी ऐसे सब, मतलब नॉर्मली भी अभी चेंजेस हो रहे, वैसे भी हो रहे, बट साथ में ये भी रहता ही है। दालें वाले घर पर ही बनाते हैं। एनीवे, मैं कहाँ चला गया? मैं ये कह रहा हूँ जैसे सूरज है बच्चों, उसका अर्थ के बारे में कहते हुए कि अर्थ रिवॉल्यूशन भी करते, रोटेशन अर्थ के बारे में कहते हैं ना। हालांकि हम नहीं मानते ऐसा। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? हम मानते हैं सूरज घूमता है। मंदिर जी आ गए, मंदिर जी नहीं आ गए, मंदिर जी जहाँ है वही है, तुम आ गए। ये तो कहने का प्रचलन था, वो तो ठीक था। एनीवे, तो मुझे क्या कहना है, 8 मध्य प्रदेश यहाँ पर ऐसे हैं बच्चों जो स्टैटिक रहते, मतलब उसी स्थान पर घूमते रहते हैं। उनके अलावा जितने भी आत्म प्रदेश है, मतलब कुल मिलाकर असंख्यात प्रदेश निरंतर कंपन करते, कंपन, उसे कहते योग। तो ये मन वचन काय के निमित्त से होता है। और मैंने जो आपको कहा था कि ये पार्ट नहीं समझ पाएंगे आप लोग, वो यही पार्ट है। लोग ये पूछते मन वचन काय के निमित्त से कैसे कंपन होता है जी? ये अपन कुछ नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि अरहंतों के भी होता है। उनके काय योग भी बताया गया है, मन योग भी बताया गया है, और वचन योग भी बताया गया है, जबकि ना भाव मन है उनको। अभी आप ज्यादा नहीं समझ पाएंगे, छोड़िए इस बात को। मतलब हम बोले तो जो आत्म प्रदेश कंपन करते हैं वे वचन योग सचमुच ऐसा भी नहीं है। थोड़ा सा केवल ज्ञान गोचर है। मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बता देता हूं। 3 बातें समझने की है बच्चों। द्रव्य योग, भाव योग, द्रव्य योग को पहले समझ लीजिए। व्हाट इज भाव योग? आत्म प्रदेशों के कंपन करने के लायकात, योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य, एबिलिटी, एलिजिबिलिटी, उसे कहते हैं योग। अथवा ये भी कह सकते हैं कर्माकर्षण की शक्ति को योग कहते हैं। मैं किसकी बात कर रहा था वैसे अभी? हाँ, एबिलिटी, कर्मों को खींचने की लायकात को, एबिलिटी को भाव योग कहते हैं। कंपन की योग्यता, शक्ति। एक बात। दूसरी बात, जो एक्चुअल कंपन हो रहा है, कंपन, दैट इज द्रव्य योग। 3, बाहर की जो एक्टिविटी दिख रही है बोलने की, शरीर की, दैट इज नीदर द्रव्य योग नॉर भाव योग। अत्यंत उपचार से उसे द्रव्य योग में लिया जाता है। इसीलिए मैंने कहा यह हमारे समझने से परे।
कितने जन यहां तक मुझे फॉलो कर रहे हैं? दिस इज ऑल। एक बार इसके भेद भी समझ लीजिए। योग के कुल ऐसे जैसे आज नोट कर रहे हैं ना सभी जन बच्चों, ऐसे ही चुस्ती की नोट्स चाहिए मुझे। और मैं और एक बात बता देता हूं, इट्स वेरी शेमफुल, डिसग्रेसफुल कि क्लासें चलती रहती और नोटबुक्स भी नहीं रहती बच्चों की, और विद्वान भी इसको बढ़ावा देते हैं। और वो क्लास ही नहीं है जिसमें कुछ नोट्स ही नहीं बन पा रही हो। मतलब हैव यू नथिंग टू से, कुछ हटकर विषयों से कुछ विशेष नहीं बोल सकते क्या आप? एनीवे, और लगभग मेरे करियर में पूरे 20-22 साल में पीछे नोट्स के बिना तो मैं किसी को भी नहीं बैठने देता, और मैं नोट्स तो भर भर के मैं आई एक्सपेक्ट। और मंगलायतन में एक पीरियड में 5-5, 6-6 पेजेस नोट्स बनती थी बच्चों की, चुस्ती से इतने शार्प अटेंटिव रहते थे। एनीवे, तो आई डू एक्सपेक्ट 15 भेद है योग के। वे कौन कौन से समझ लीजिए। बेसिकली तो 3 भेद है, मन योग, वचन योग, कार्य योग। मन योग के 4 भेद, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। आपको इतना नहीं लिखना है, केवल इतना लिख सकते हैं आप, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। व्हाट इज उभय एंड व्हाट इज अनुभय बच्चों? उभय इज मिश्रित, दोनों का मिलकर, और अनुभय इज नीदर दिस नॉर दैट। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? उभय का अर्थ तो उभयाभासी हम देख रहे थे ना अभी शिविर में। तो उभयाभासी मतलब क्या करता था? उभय मतलब दोनों पक्षों को मिलाने की चेष्टा करता था, असफल चेष्टा करता था मिलाने को, दोनों को, ड्यूएल को कहते हैं उभय। 4 मनोयोग, ऐसे 4 वचन योग बच्चों, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। अभी बहुत समझाना अभी मुझे इष्ट नहीं लग रहा है आपको, कहाँ तक समझूं मैं आपको? ठीक है जो है, फिर कभी। और फिर काय योग के 7 भेद लिखेंगे बच्चों आप। औदरिक काय योग, औदरिक मिश्र काय योग, वैक्रिक काय योग, वैक्रिक मिश्र काय योग, औदरिक वैक्रिक कितने हो गए? 4 हो गए। आहरक का योग, आहरक मिश्र का योग और कार्बन का योग, इस प्रकार 7 का योग होते हैं। अगले साल आपको बहुत इंटरेस्ट हो तो अगले साल या उसके अगले साल हम विचार करेंगे इन विषयों का। जैसे गोमट सार में विशेष कथन है, लगभग 25-26वीं गाथा के आसपास होगा, उसके पहले अध्याय में। एनीवे, ये योग के 15 भेद हो गए। तो मुझे ना बच्चों, जब मैं बहुत नया था ना, तब मेरे साथ एक समस्या हुई खास। मैं भगवान के जब भी दर्शन करने के लिए खड़ा होता था, मुझे रोजाना एक ही डाउट आता था, एक ही, कि भगवान को भी आश्रय कह रहे जबकि वितरागी है ये, तो कुछ समझ में नहीं आता था। हम क्या समझते हैं? विकृति क्या है जीव की? मोह ही विकृति, उसमें दर्शन मोह और चारित्र मोह, ये 2 विकृति है। अभी योग ये कौन सी विकृति है भैया, और इसको रोकने के लिए क्या करना भैया? ये हम नहीं समझ पाते ये कुछ भी। लेकिन भगवान भी आश्रम कर रहे, क्योंकि उनसे भी अपराध हो रहा है योग का। तो वो योग तो रुकेगा ही, 13वें गुणस्थान तक योग होता है। आपने लिखा है गुणस्थान का टेबल तो कंप्लीट कर रहे ना? वहां लिखा था क्या गुणस्थान में योग 13वें गुणस्थान तक का लिखा था क्या? तो कषाय लिखा है क्या? कषाय 10वें गुणस्थान तक लिखा होगा, है ना? योग लिखना है 13वें गुणस्थान तक, क्योंकि 13वें गुणस्थान के और 13वें गुणस्थान का नाम ही सयोग केवल ये है।
14वें गुणस्थान का नाम ही अयोग केवली। आपको याद आ रहा है, मैं लकीर के फकीर सीरीज में योग निरोध की थोड़ी सी चर्चा कर चुका हूं। योग निरोध की कितने जन को याद आ रहा है? तो मैं ये कह रहा था अयोग केवली गुणस्थान है 14वां गुणस्थान, वो तो इतना छोटा है, वो इतना छोटा है बच्चों। मैंने कहा था 1 मिनट भी बहुत हो गए उसको। 5 ह्रस्वाक्षरों का मंद स्वर में उच्चारण अ, ई, उ, रु, लु, बस खत्म। 5 ये 5 ह्रस्वाक्षरों का मंद स्वर में उच्चारण मात्र ही 14वें गुणस्थान का काल बताया है। ज्यादा टाइम जो हम कहते हैं ना, अरहंत अवस्था में आदिनाथ भगवान का कितना टाइम गया बच्चों अरहंत अवस्था में? 1000। जरा कोई बताइए। 1 लाख पूर्व तो नहीं कहना चाह रहे आप? 1 लाख पूर्व तो नहीं कहना चाहते? चलिए बच्चों, 1 लाख पूर्व तक उनका टाइम गया, तो वो टाइम कोई 14वें गुणस्थान में थोड़ी गया, वो 13वें गुणस्थान में गया। आप समझ रहे हैं सभी बात को? एनीवे, मुझे तो अभी इतना ही कहना है कि 13वें गुणस्थान में भी आत्म प्रदेशों का कंपन होता रहता है। मैंने और एक चीज पढ़ाई थी आपको, शिविर में भी हुआ था ये। मैंने ये कहा था जब वो केवली गमन आदि रहित हुए, चलो वो भी पढ़ लेंगे अभी लगे हाथ। जब केवली गमन से रहित हो गए, मतलब योग निरोध हो गया उनका, और कोई 2 इंद्रिय जीव है, तो कोई भी जीव है एक, तो आत्म प्रदेशों का कंपन अरहंतों के सबसे ज्यादा कहा है। बाकी कोई गमन कर रहा है, कोई कुछ उनका नहीं कहा है, ऐसे सहज का नेचर है। चलिए उसे भी पढ़ ही लेते हैं। पेज 276 पर मिलना चाहिए। लेट्स सी, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। हाँ मिल गया 276 पर। आइए बच्चों, मिला? देखिए, देखो, तथा किसी जीव के मन वचन काय की चेष्टा थोड़ी होती दिखाई दे, तथापि मिला क्या? तथापि कर्माकर्षण शक्ति की अपेक्षा बहुत योग कहा है। किसी के चेष्टा बहुत दिखाई दे, चेष्टा मतलब बाहर की एक्टिविटी, इसलिए मैंने कहा वो तालमेल नहीं बैठ सकता, हम नहीं समझ सकते। तथापि शक्ति की हीनता से अल्प योग कहा है। जैसे केवली गमन आदि क्रिया रहित हुए, वह भी उनके योग बहुत कहा है। 2 इंद्रिय आदि जीव गमन आदि करते, तथापि उनके योग अल्प कहा है। इस प्रकार अन्यत्र जानना। कितने जन मुझे समझ रहे हैं बच्चों? अभी जितना समझ सकते हो उतने की मैं पूछ रहा हूं आपको। मैं योग को थोड़ा समझा रहा हूं, तो उसमें मतलब मोह राग द्वेष का अभाव होने पर भी ये चल सकता है, चलता है। सबसे अंत में इसी का अभाव होता है। बट इससे जो आश्रय होता है ना बच्चों, कर्मों का आना, वो बहुत निग्लिजिबल होता है। एक समय के लिए कर्म आते और निकल कर चले जाते हैं। बाकी संसारियों जैसा नहीं है इनका, तो इतना तो क्योंकि मोह ही नहीं रहा है, कषाई ही नहीं रही है, तो उसमें कोई इंटेंसिटी हुआ नहीं करती है। एनीवे, अब सबकी टोटलिंग कर लेते हैं बच्चों एक बार, मिथ्या भेदों की टोटलिंग कर लेते हैं। मिथ्यात्व के कितने भेद बताए? 5। टोटलिंग करते जाइए, मुझे बताइए। अविरति के टोटलिंग करें। प्रमाद के 15। कषाय के 25। 25 कैसे? 16 अनंतानुबंधी 4 कषाय चौकड़िया 16। क्रोधमान मायलोभ, अनंतानुबंधी क्रोधमान मायलोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायलोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायलोभ, संयोजन क्रोधमान मायलोभ। 16 हो गए। और 9 कषाय हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। ये 25 कषाय हो गए। तो 25 भेद लिख लिया आपको कषाय के। और योग के कितने भेद हो गए? 15। कुल कितने भेद हुए? 73।
72 प्लीज चेक इट। अभी देखिए मंगत राय की 12 भावना है मेरे सामने बच्चों। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर अभी बात करेंगे। मंगत राय की 12 भावना कितने जन ने पढ़ी है? अच्छा, आप लोगों ने पढ़ी। कितनी बार पढ़ी होगी? लगभग। बड़ी मीठी है ये और इसे पढ़ते रहना चाहिए, बहुत सुंदर है। देखिए ये आश्रव भावना में क्या कह रहे हैं मंगत राय जी, देखिए जरा। जो सर जल आवत मोरी त्यो आश्रव कर्मन को, दर्वित जीव प्रदेश गए जब पुद्गल भर मन को, भावित आश्रव भाव सुभाषु निश दिन चेतन को, पुण्य पुण्य के दोनों करता कारण बंधन को। ये मेरा गोल नहीं था पढ़ने का। अभी आगे की पंक्तियों को थोड़ा गौर करिए, थोड़े धीरे है ना। मैं पढ़ता देखो। पन मिथ्यात योग 15 द्वादश अविरत जानो, पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 मानो। आश्रम के कितने भेद बताए जा रहे? 57। कितने? 57 बता रहे। ये कैसे बता रहे? मिथ्यात्व के कितने भेद? पन मतलब होता है, देखो आपको मैं ये भी सिखा देता हूँ थोड़ा सा। पन का अर्थ मिथ्यात्व ये कहा, अब सॉरी, पन का अर्थ 5 ये कहां पर पढ़ा है आपने? ये आपने कभी सुना है पन का अर्थ 5 होता है? किसी ने सुना हो हाथ ऊपर करे? नहीं। अब मैं सिद्ध करके दिखाता हूं, आपने सुना है। यही तो बात है। अब समय खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा सोचा करो। जैसे 55, 56, सब, अभी वहां पर तो नहीं बनेगा। 55, 56, वहां पर पन क्यों आया है? 56, 55, अभी वहां पर 55 में तो नहीं। 55, 54 यहां पर नहीं आएगा, वहां पर मराठी में आया, यहां पर हिंदी में आया। पन मतलब क्या? ऐसे 64 में तो नहीं था। 54, 64, वो पन क्यों कहा उसको? पन इसलिए कहा, पन मतलब होता है 5। कितने जन समझ रहे हैं? कई जगह अभी आपको लग रहा है ये तो इजी था, हम तो थोड़ा सोच लेते हैं, आज तक सोचा ही नहीं इसको। कितने जन को लग रहा है ये? अब थोड़ा ना देखो, मैं सोचता ही ज्यादा हूं बस, और सोचने से ही सब मिलता ही है। ऐसा कोई कहकर नहीं सामने बैठने वाला है, देखो ये ऐसा होता है वैसा होता है, सब हमें ही डिस्कवर करना पड़ता है। एनीवे, पन मिथ्यात्व मतलब मिथ्यात्व के 5 पे, फिर द्वादशाविरति जानो भी कह रहे हैं, फिर योग 15 भी कह रहे हैं, फिर पंचोर 20 कषाय भी कह रहे हैं, 25 कषाय। बट इसमें प्रमाद तो लिया ही नहीं 15। ये आप देख पा रहे होंगे। कितने जन समझ रहे हैं इस बात को? अभी आप कहीं भी देखेंगे ना, आश्रव के 57 भेद मिलेंगे बच्चों। अच्छा, ऐसे भी कई स्थान हैं जहां पर आश्रव के 57 भेद तो बताए हैं, लेकिन वो कैसे बताए मालूम? फिर 5 मिथ्या दर्शन, 12 विरति, 15 प्रमाद और 25 कषाय, हो गए 57। कहीं योग को हटाया और कहीं प्रमाद को हटाया। और योग ये था, योग मतलब यहां पर बात ये थी कि प्रमाद के भी 15 भेद, योग के भी 15 भेद। तो कभी योग को गौण करते हैं, कभी प्रमाद को गौण करते हैं। अब इस साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझाना है मुझे। अभी तीसरे पॉइंट पर मैं चल रहा हूं। एक तो मंगत राय जी को रिफर करना था, एक बात वो थी। एक तो योग को रिफर करना था, एक बात तो वो थी। 2 पॉइंट्स हैव बीन डिस्कस्ड। मैं भी तीसरे बात पर हूं। 57 में से
प्रमाद को लेना या योग को लेना? और ग्रंथों में दो अपेक्षाएं अलग अलग क्यों है? सबकी टोटलिंग कर लेते, 57 ही दिए ना, बट कहीं प्रमाद के भेद है और कहीं योग के भेद बताए। अभी इसका साइंस समझिए बच्चों। प्रमाद को कहीं कहीं गौण करते, वो क्यों करते हैं? मैंने शिविर में इसको भी खोला था बच्चों। मैं ये कह रहा था वहां पर मिथ्यात्व, अविरति, कषाय योग, ये 4 कारण आश्रम के बताते हैं। प्रमाद नहीं बोलते वहां पर। क्यों? क्योंकि अब गौर से विचार करिए तो प्रमाद क्या है? प्रमाद में 5 इंद्रियों में प्रवृत्ति की बात है, दैट इज नथिंग बट अविरति। प्रमाद में 4 कषाय है, दैट इज नथिंग बट कषाय। जब कषाय अलग से दिया है, अविरति दी है अलग से, और स्नेह और निद्रा भी एक प्रकार से कषाय ही तो है। तो जब कषाय अलग से दिया है, इंद्रियों में प्रवृत्ति अलग से दी है, तो प्रमाद का क्या काम? इसलिए प्रमाद को गौण कर देते बहुत जगह। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? मैंने शिविर में खोला था इसे, किसी को याद है? कोई बात नहीं, अभी खोलिए, अभी दिखाता हूं मैं। पेज नंबर 227 खोलिए जरा, 227 228 पर मैं दिखाता हूं आपको। मोक्ष मार्ग प्रकाशक है ना, इसी में से बताता हूं। देखिए फिर 295 पर आएंगे। गेटिंग? चलिए देखो, सॉरी, ये 26 पर है, 26-27 देखो, 226 पर। तथा मिथ्यात्व, बॉटम पर आइए, बॉटम पर। तथा मिथ्यात्व अविरति कषाय योग, सॉरी, हाँ, यह आश्रम के भेद। यहां पर प्रमाद गायब होता दिख रहा है आपको? लिया ही नहीं प्रमाद, और सो ही इन्होंने भी नहीं लिया, मंगत राय जी ने हटाई दिया उसको, गौण कर दे। क्योंकि लॉजिक यही है उनका, क्योंकि प्रमाद का कुछ हिस्सा विरति ने ले लिया, कुछ कषाय ने ले लिया, तो प्रमाद को अलग से कहने की जरूरत नहीं। एक बात, वैसे अविरति में टोडरमल जी ने आखिर प्रमाद को गर्भित अलग से बोल ही दिया। देखो कैसे, देखो यहां पर, देखो यहां पर देखो, तथा 227 टॉप मिला। तथा बाह्य त्रस्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषय में प्रवृत्ति, उसको अविरति जानता है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। कितने जन समझ रहे? अविरति में वो इंक्लूड कर दिया प्रमाद को। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे? थोड़ा गुड। अभी और एक बात समझ लीजिए बच्चे, वैसे आज तक हमें कोई भी पूछता था जीव की विकृति क्या है, तो आप क्या कहते थे? विकार क्या है जीव का? होश में हो, हमारी लाज वाज निपटा दो। एक रानी ने, राजरानी ने अपनी गर्दन काट कर थाली पर रख दी थी। लो तुम्हें ये दिक्कत आ रही तो लो, अब मुझे नाक काट कर रखनी पड़ेगी। क्या बोल रहे? विकृति है। कषाय पाठ का प्रारंभिक एग्जाम में पूछा था मैंने, याद आ रहा है कि नहीं? कितने जन को याद आ रहा है? जिसमें एक जन कहता है हमने तो सुना था जीव का काम तो जानना देखना है, तो कषाय कौन करता है? तो उत्तर में कह रहे हैं कषाय भी जीव ही करती है, बट वह जैसे ज्ञान दर्शन स्वभाव है वैसे वह स्वभाव नहीं है, विभाव है जीव का। याद आ रहा है? और विभाव को कहते विकार, विकृति। एक होती प्रकृति, एक होती विकृति। कृति तो दोनों है, क्रिएशन है दोनों, कार्य है दोनों, बट एक विकृति है, विरुद्ध कार्य है। एक प्रकृति है, प्रकृष्ट रूप से किया गया है, अपना स्वभाव है, प्रकृति को स्वभाव कहते हैं। समझ में आया कुछ? जीव की विकृति क्या कहने में आएगी? बोलो भैया। जो की विकृति कषाय। कषाय, कोई पूछेंगे तो कषाय तो बोलोगे बस, है ना? बिल्कुल सही बोले। जैसे अभी कषाय नामक पाठ की मैं बात कर रहा था, विभाव उतना ही है। और कषाय कहा तो उसमें गर्भित एक बात तो हो ही गई, क्या?
राग द्वेष तो है ही कषाय मतलब, बट और क्या गर्भित हो गए उसमें? मिथ्यात्व तो गर्भित हो ही गए उसमें। जनरली कोई पूछे तो हम आज तक विकृति कषाय को ही कहते थे, ठीक है। बट आज ये पता चला योग भी है, ये एकदम टेक्निकल बात हो गई। और लेकिन ये जो विकृति है योग, आज तक क्यों नहीं बताई गई हमें? जैसे कषाय नामक पाठ लिखा गया, मिथ्या दर्शन पर इतना बोलते हो, वैसे योग नामक एक पाठ लिख लेते, बट आज तक हमें पढ़ाया नहीं गया है। केवल हमें इतना ही बताया गया है, जिन जीवों को बंद नहीं करना हुआ कषाय ना करें, कषाय बुरी चीज है, कषाय को हटाओ। और वितरागी होना मतलब भगवान होना, हमें इतना ही बताया गया है। गेटिंग? बट हमें योग के बारे में आज तक ना कोई चैप्टर आया है पढ़ने के लिए, ना आगे आएगा भी। विकृति कषाय को ही दिखा गया, मिथ्यात्व और कषाय को ही दिखाया गया। तो क्यों नहीं दिखाया गया आज तक योग को? इसलिए नहीं दिखाया गया, बुद्धिपूर्वक कुछ करना नहीं पड़ता उसको, मतलब समझ में नहीं आता वो क्या एक्चुअली करना है, और वो चला भी जाता है। और योग चला तो जाएगा ही, वो योग तो तेरे गुण स्थान में बना रहता है, वो जाने ही वाला है। ठीक उसी और इसके साथ और एक बात ये है कि योग के रहते हुए अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन सब बने रह सकते हैं, तो क्या बिगड़ लेगा ये योग हमारा? मतलब उससे बहुत निग्लिजिबल, एज गुड एज कोई बिगाड़ नहीं है। भगवान अवस्था भी हो सकती है योग के बिना, तो योग के लेकर इतना क्या फजीता बना रखा है? पेपर हो गए? हाँ हो गए पेपर सब। अरे तू तो कह रहा था 27 तारीख को पेपर हो गए, तो आज 25 तारीख को तो खेलने लग गया है। तो वैसे परसों पेपर तो है, बट वो ड्राइंग का है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक उसी प्रकार कषाय चली गई, मतलब लगभग ऑलमोस्ट वर्क इज डन। तो कभी कभी क्या होता है, योग को गौण किया जाता है और कहा जाता है आश्रम के 4 कारण, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय। उस न्याय से भी 57 हो जाते, वहां पर योग को गौण किया जाता है। क्योंकि प्रमाद को क्यों लिया फिर यहाँ पर? क्योंकि वह कषाय है और बुद्धिपूर्वक उसका त्याग करना पड़ता है, इसलिए उसका अंतर्भाव होना जरूरी था। योग का ऐसा कुछ कर नहीं सकते डायरेक्ट। कितने जन समझ रहे मुझे? ये दोनों अपेक्षाएं हमारे सामने हैं और दोनों की विवक्षाएं भी मैंने बोल दी। मैं इन शॉर्ट समराइज करता हूं प्रकरण को। इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं, अनंतानुबंधी मिथ्या दर्शन के उदय से जो विकृति होती है, दैट इज मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन नाम की प्रकृति से जो विकृति होती है उसे कहते हैं मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व। अप्रत्याख्यानावरण कर्म प्रकृति से जो विकृति होती है उसे कहते हैं अविरति। संजुलन कषाय चौकड़ी के उदय से जो विकृति होती है उसे कहते कषाय। कितने जन समझ रहे हैं? समझ रहे नहीं? ये तो लिखा है मैंने सब, राइट। प्रमाद को क्या कहेंगे? प्रमाद होने के लिए मैंने ये कहा था संजुलन के तीव्र उदय में। अरे ये सब लिखा है भैया, स्वरूप के टेबल कॉलम में हमने संजुलन के तीव्र उदय में होने वाली आत्मा की विकृति हो प्रमाद है, ये बताया था। याद आ रहा है आपको? तो एक प्रकार से विचार करें तो शंका करके ये शंका हो सकते प्रमाद को गिनाना ही नहीं चाहिए था आपको, क्योंकि कषाय है और अविरति, तो प्रमाद को अलग से गिनाए क्यों? तो इसलिए गिनाया जा रहा है क्योंकि प्रमाद 6वें गुण स्थान तक की कषाय को कहते हैं। इन जनरल कषाय तो सबको कहेंगे जो पहले से 10वें तक, बट प्रमाद डालने से विशेष बात ये हो जाती, पहले से 6वें गुण स्थान तक के कषाय को प्रमाद कहते हैं, विकृति थोड़ी देर के लिए। और 7वें से 10वें तक जो विकृति चारित्र मोह के उदय से, उसे कहेंगे कषाय। कितने जन समझ रहे हैं? हम सामान्य रूप से कषाय बोल देते हैं, बट 6वें गुण स्थान तक जो विकृति है चारित्र मोह की, उसे प्रमाद कहेंगे सचमुच। अभी ये पंडित जी 295 पर इसका स्पष्टीकरण कर रहे, जो मैंने कहा है उसको आइए पढ़ लेते हैं। 295 पर चलिए,
आ गए सभी? नाउ सी बच्चों, हाँ, तथा एक ही अनुयोग में विवक्षावश अनेक रूप कथन करते, जैसे कर्णानुयोग में प्रमादों का सात्विक गुण स्थान में अभाव कहा, वह कषय अधिक प्रमाद के भेद है कहे, तथा वहीं कषय अधिक का सद्भाव 10वें आदि गुण स्थान पर कहा, वह विरुद्ध नहीं जानना। अभी यहाँ के इसके आगे के लाइंस थोड़ी समझने में कठिन पड़ेगी, लेकिन सामान्य भाव मैंने बता दिया है। वह विकृति जो छठे गुण स्थान को दैट इज प्रमाद, एंड वह विकृति जो चारित्र मोह के उदय से, एंड वह विकृति जो 7वें से 10वें तक हो, दैट विल बी कषाय। गेटिंग? बट गुणस्थान में लिखते समय हमने पहले से 10वें गुणस्थान तक कषाय लिखा, तो अपेक्षा फिर बदल गई, ऐसा समझना। दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, अविरति प्रमाद कषाय, ये तीनों चारित्र मोह के ही उदय से होते हैं बच्चों। देखिए यहाँ प्रमादों में तो जिन शुभाशुभ भावों के अभिप्राय सहित कषाय अधिक होते हैं उनका ग्रहण है, और सात्विक गुणस्थान में ऐसा अभिप्राय दूर हुआ है, इसलिए उनका वह अभाव कहा है, तथा सूक्ष्म आदि भावों की अपेक्षा उन्हीं का 10वें आदि गुणस्थान पर सद्भाव कहा। बस, तो ये हो गया है। अभी आज 4 पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए वो मैं आपसे सुनना चाहूँगा। मैंने क्या क्या डिस्कस किए, थोड़े कठिन पॉइंट्स थे आज, इसलिए मैं आपसे सुनना चाहूँगा, और थोड़ा समय भी है तो उस बहाने रिवाइज कर लेंगे हम। हमने क्या क्या देखे 4 पॉइंट्स बताइए। 4 पॉइंट्स कौन कौन से देखे आज? मैंने इतना तो कह दिया आपको, पिछली बार का आपको याद नहीं होगा, और बीच में मैंने काउंटिंग भी करके दिखाया, इसीलिए। पहला पॉइंट जिस पर हमने चर्चा की वो पॉइंट है, पहला पॉइंट हमने चर्चा की थी योग की परिभाषा पर, जो यहाँ का 163rd क्वेश्चन है। दूसरे पॉइंट पर हमने चर्चा की थी योग के भेद, तो देखे वो दूसरा सीधा पॉइंट नहीं था। हमने बोली कई जगह प्रमाद को क्यों कवर किया जाता है, कई जगह हमने एक पॉइंट ये देखा था, मंगलत्रय के पहले सभी भेदों की टोटल किया, टोटल करके हमने मंगलत्रय के 57 भेद देखे। तो इस विषय को लेकर मैंने विषय उठाया, प्रश्न उठाया कि 57 ही भेद कहे और ये भेद तो 72 में जा रहे हैं। ये मंगलत्रय को पढ़ना ये दूसरा पॉइंट था अपना। तीसरे पॉइंट में मैंने ये सिद्ध किया, कहीं प्रमाद को गौण करते हैं, कहीं कषय को गौण, योग को गौण करते हैं। प्रमाद को गौण इसलिए करते हैं क्योंकि प्रमाद इज नथिंग बट कुछ अविरति कुछ कषाय। योग को इसीलिए गौण करते हैं क्योंकि उससे भगवान अवस्था भी, योग के रहते हुए भगवान अवस्था भी प्रकट हो सकती है। तो योग ऐसा क्या बिगाड़ लेगा, तो आश्रम के कारण में उसको थोड़ा सा गौण करके बात की। फिर एक बात मैंने अंतिम बात ये कही, ये सब विकृतियां हैं, मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योग, जिसमें मैंने कहा दर्शन मोह के उदय से मिथ्यात्व और अविरति प्रमाद कषाय ये चारित्र मोह के उदय से होने वाली विकृतियां हैं। तो मैंने ये कहा प्रमाद और कषाय में टोडरमल जी को 295 पेज पर पढ़ा, जिसमें टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो पर्टिकुलर विकृति है छठे गुण स्थान तक उसे कहेंगे प्रमाद, और जो 10वें गुण स्थान तक उसे कहेंगे कषाय। विशिष्ट नाम दे दिए क्योंकि सीवियर कषाय वहां तक ले लिया उन्होंने जहां तक संज्वलन का तीव्र उदय है, तो उसे प्रमाद नाम दे दिया और इसे कषाय नाम दे दिया नीचे को। इस प्रकार 4 पॉइंट हमने देखे। कौन रिपीट करेगा 4 पॉइंट को? शाबाश, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो 3 कौन करेगा? बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप बोलेंगे 3 पॉइंट, बोलिए। पहले योग की परिभाषा की, शाबाश। फिर मंगलत्रय की भावना, उसमें से भेद कितने हैं वो, राइट, शाबाश। फिर प्रमाद और नहीं
प्रमाद और अप फिर प्रमाद और योग दोनों में से कब किसे गौण करना, कौन सी परिस्थिति में, ये बताया गया है। गेटिंग। और एक तो टोडरमल जी की वो विवक्षा पढ़ लिया हमने कि कषय और प्रमाद अलग से क्यों कहा, तो छठे गुण स्थान तक की विकृति को उन्होंने प्रमाद नाम दे दिया। चारित्र मोह के उदय से होते ही ये सब, अविरति प्रमाद कषय चारित्र मोह के उदय से। इनफैक्ट अविरति भी कषाई ही है, सच पूछा तो, बट चौथे गुण स्थान तक की विकृति को कषाय न कहकर वहां पर अविरति बोला। फिर पांचवें छठवें सातवें, पांचवें और छठवें गुण स्थान की विकृति को प्रमाद कहा, सातवें आठवें नौवें दसवें को कषाय कहा। इस प्रकार उसका विभाजन करके दिखाया। होते तो चारित्र मोह की उदय से विकृति है, तो सच पूछो तो सब कषाय ही है। तो हम ये भी कह सकते हैं मोह राग द्वेष इसी से बंद होता है। हम यही तो बोलते हैं, मोह राग द्वेष, और क्या बोलते हैं हम, इतना ही तो बोलते हैं। तो राग द्वेष में सब आ गए, अविरति भी शामिल हो गई, प्रमाद। चलिए अब और एक बात, योग कौन से गुण का विकार माना जाएगा? कषय कौन से गुण का विकार है? सब और पीछे चलता हूं। मिथ्यात्व कौन से गुण का विकार है? मिथ्यात्व कौन से गुण का विकार है? यू मिस्ड 5 पॉइंट्स नाउ। मैं आपको 5 देने वाला था, आप सही उत्तर देते थोड़ी देर पहले। एनीवे, श्रद्धा हो। आपका क्या उत्तर था? आपका क्या उत्तर था? श्रद्धा कहना ज्यादा उचित है। सम्यक तो ऑल्सो विल डू, बट सम्यक तो मोर ओवर उसे पर्याय के, निर्मल पर्याय के अर्थ में देखा जाता है। इन्हें 2 पॉइंट्स दे दीजिए भैया, ये तो बात ठीक है, हो गई। मिथ्या दर्शन श्रद्धा गुण का विकारी परिणमन हो गया, और सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन हो गया, स्वाभाविक परिणमन हो गया। कषाय क्या है? दूसरा प्रश्न, बोलिए बोलिए। चारित्र गुण की विकृति। इन्हें और 2 पॉइंट्स दे दीजिए। कषाय चारित्र गुण का विकारी परिणमन है। अब उसी तर्ज पर मैं पूछ रहा हूं आपको, योग क्या है? विकृति तो है, ये बात पक्की है, उससे आश्रम होता है तो विकृति तो विकृति है, तो किसी न किसी गुण की होगी। वो कौन से गुण की होगी? अभी ग्रंथ में इसका कोई खास उल्लेख नहीं है, लेकिन इन्होंने योग गुण का ही विकारी परिणमन ऐसा बोला है इसमें। तो जो जहां अपेक्षा समझ लेना, दिस विल ऑल्सो डू। तो फिर अयोग अवस्था हो गई, उसे क्या कहेंगे आप? तो अयोग अवस्था हो गई 14 गुण स्थान में, और सिद्ध अवस्था में उसे कहेंगे हम योग गुण का निर्मल परिणमन। योग गुण का निर्मल परिणमन। और एक पॉइंट दे दो, खींचते जाओ खींचते जाओ। लक्ष्मी येते मुंगीच्या पावलाने, जाते हत्तीच्या पावलाने। नहीं समझे? मराठी कितने जन समझे? लक्ष्मी आती है चींटी के माप से और जाती है हाथी के माप से। बच के रहना जरा अनिल भाई। हाँ, देखोगे अकाउंट खाली मिलेगा तो ऐसा ना हो जाए। सांकेतिक भाषा है, रहमदास बता देंगे आपको अकेले में। बच के रहिए। चलिए भाई, चलिए कहाँ तक खड़े हैं हम? तो विकृति, योग गुण का विकारी परिणमन कहते हैं। अब और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जो विद्वत परंपरा अपनी प्रचलित है, मतलब गुरुदेव से लेकर जो परंपरा प्रचलित है, उनका यह मानना है कि निष्क्रियत्व गुण का, हालांकि ये तो उन्हीं की मान्यता के, लेकिन यहाँ योग गुण लिखा है, तो 2 प्रकार की मान्यता मिल रही है। बोथ विल डू, दोनों भी चलेगा। निष्क्रियत्व गुण का विकारी परिणमन को योग कहते, तो ये भी चलेगा। कितने जन समझ रहे हैं? निष्क्रियत्व को गुण कहा तो यह बात थोड़ी जमती है, तो इसलिए
कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है योग निष्क्रिय तो गुण का विकारी परिणमन है, कभी कभी मिलेगा योग गुण का विकारी परिणमन है। जहाँ जैसा जो प्रकरण है समझ लेना चाहिए, अपेक्षा भेद है। बोलो। निष्क्रिय तो गुण है। निष्क्रिय तो मतलब क्या? जिसका स्वभाव कंपन न करना है, काम न करना। काम मतलब हलन चलन, क्योंकि जीव का काम हलन चलन नहीं है। ध्रुव, अचल और अनुभव, तो उसमें अचल जो पद है सिद्धों का, अचल हिलना नहीं। क्योंकि आदमी हिलता कब है? हाथ पैर कब हिलाता है? जब रेस्टलेस हो जाता है। कहते हैं ना, तू शांति से क्यों नहीं बैठा, पैर क्यों हिलाता जा रहा है? किसी किसी का तो हाथ क्यों हिलाता जा रहा है? एक थे डॉक्टर प्रवचन में ऐसा बैठते थे, तो निरंतर आपको क्या बताओ। नहीं, उनका एक दो दिन की बात नहीं, उनकी आदत ही है। मैं अखिलेश की बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं बता सकता। किसी किसी को विकृति होती है। तो हलन चलन न करना। जैसे मुनिराज हलन चलन करते हैं, इतनी होश संभलने के बाद नींद में भी वे जागृत रहते हैं। मैं उंगली हिला रहा हूँ, हम सोते समय कोई पूछेगा हमें कितनी करवट ले ली और तुम नहीं बता सके, तो यह तुम्हारा दोष है, गहलता है, गहलता तुम्हारी। मुनिराज जानते हैं, इतना होश में रहते हैं मुनिराज। ये गाफिलता है तुम्हारी। इसीलिए पहले परमिशन लेते हैं कि मैं आज 2 करवट लूंगा। मतलब उनको पता करवट ऐसे कैसे लेंगे, परिमार्जन करके ही लेते हैं करवट भी। ऐसे चाहिए यहाँ मिले और वहां पाए गए, ऐसे तो नहीं हो सकता उनका। ऐसा होगा? ये लग लेगा। सावधान रहते हैं एकदम निद्रा में भी। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि योग को इसलिए निष्क्रियत्व गुण का विकारी परिणमन कहा जाएगा। मैंने आपके लिए इतना समझा, निष्क्रियत्व गुण, क्योंकि अचल जीव का स्वभाव है और जो स्वभाव होता है कार्य में प्रकट होता है। चलिए, कोई प्रश्न है बच्चे तो मुझे पूछ सकते हैं, प्रवेशिका में से कुछ भी पूछ सकते हैं आज। बोलो। आप 3 प्रकार के योग कहते भाव योग, द्रव्य योग और तीसरा योग। अत्यंत उपचार का द्रव्य योग, शरीर की एक्टिविटीज को, वो सचमुच में भाव योग है ना द्रव्य योग है। बहुत ही प्रखर विद्वान है एक। विद्वान मतलब फाइनल ईयर शास्त्री में है, बहुत ही जबरदस्त विद्वत्ता है उनकी। उन्होंने लगभग षटखंडागम का पूरा अध्ययन किया है, जय धवल में पढ़ाते हैं अंतिम साल में। वे प्रश्न पूछने के लिए मुझे फोन करते रहते हैं जब चाहे। आज उनका एक प्रश्न आया था जो मैं आपके सामने रखा। व्यंजन पर्याय प्रदेशत्व गुण के पर्याय से तो किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है, कहाँ से लिखा इन्होंने? ऐसा उनका प्रश्न था। क्योंकि मूल ग्रंथ में कुछ भी खोलो तो ऐसा मिलता है स्थूल पर्याय, स्थूल पर्याय वो व्यंजन पर्याय है, एंड सूक्ष्म पर्याय वो अर्थ पर्याय है। स्थूल मतलब वन विच बहुत टाइम तक बनी रहे, उसे स्थूल पर्याय कहते हैं। जो फटाफट बदलते, अंदर के राग देश फटाफट बदलता है और बाहर का आकार वो ऐसे नहीं, फटाफट तो नहीं बदलता। 50-60 साल तो वैसे ही रहते लगभग। कितने जन समझ रहे? तो उनका प्रश्न, तो उनका समाधान किया। अभी आपको कठिन जाएगा थोड़ा, मैं अवॉइड कर रहा हूँ, बट उनका ये प्रश्न था। फिर मैंने उनको कहा वो दोनों एक ही बात है। संक्षेप में मैंने बोला उनको, तो विस्तार से ये समझाया, देखो भैया, द्रव्य पर्याय और व्यंजन पर्याय 2 अलग अलग चीज है। अनेक द्रव्य की पर्याय वह द्रव्य पर्याय कही जाती है। अभी आपको इतना समझ में मुझे उसी का डर लगा। फिर मैंने ये कहा, यदि आकार विशेष को व्यंजन पर्याय नहीं कहते हैं, किसी असमान जाति द्रव्य पर्याय को, मतलब जीव और शरीर के पिंड को ही यदि व्यंजन पर्याय कहेंगे,
तो न सिद्धों की कुछ व्यंजन पर यह मानी जा सकेगी, न धर्म आकाश काल की भारी आपत्ति आएगी। काफी चर्चा चलती रही, तो अभी समय था तो मैंने ये भी रख दिया आपके सामने। और कोई डाउट किसी को? और डाउट? बस इसके साथ हमारी प्रवेशिका आज पूर्ण होने जा रही है। बोलो। जो सूक्ष्म जीव रहते हैं जो आर पार भी जा सूक्ष्म जीव नहीं, हाँ आपका प्रश्न हट करेगा विषयों से। हाँ बोलिए। जो सूक्ष्म शरीर रहता है जीवों का जो आर पार जा सकते हैं, तो उनका शरीर रहता है ना, शरीर रहता है ना, तो मीन्स वो कितने प्रदेशी रहते हैं? हाँ वो भी अनंत असंख्यात प्रदेशी रहते हाँ, जीव असंख्यात प्रदेशी ही होता है। उसके क्या पुरंगलन थोड़ी होता है जो कभी प्रदेश घटेंगे बढ़ेंगे। तो कभी सूक्ष्म नामकरण की उद्देश्य इतना सूक्ष्म हो जाता है वो कि दीवार को भी आर पार कर जाएगा, वो लोहे को भी आर पार कर जाएगा वो। ठीक है, जैसे रेज होते, रेज वे आर पार होते हैं कि नहीं? वे भी पुद्गल ही तो है। दीवार को सभी बंद करो दरवाजे, फिर भी हम कहते वाईफाई नहीं आ रहा है, तो वहां पर रेज आ जाते कि नहीं, जबकि साफ साफ पुद्गल है कि नहीं वे। तो पुद्गल कर सकता है एक्सेस, ऐसा ये मुझे कहना है। ये तो दिखता है आंखों से, जो नहीं दिखते वे और सूक्ष्म होते, वे आर पार कर जाते। ठीक है, ओम